5वीं क्लास है सर सेल्स टेक्निक की। और सेल्स अच्छी सेल्स करने की जो ये टेक्निक है, ये जो सेशन है, ये बड़ा मज़े का है। और इसका नाम है फीडबैक, कि जो कुछ आपने बेच दिया है या जो कुछ आपने दे दिया है उसके बारे में आप फीडबैक लें किसी बंदे से, और जो ख़रीदार है उससे पूछें कि जनाब आपको कैसा लगा हमारा बिहेवियर। तो फीडबैक जो होता है पूरी दुनिया में हर फील्ड के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको बताता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसकी जो पहली है ग्रास बॉय, ये ग्रास बॉय एक स्टोरी है बेसिकली, जो मैं अपने अब अक्सर सेशंस में सुनाता हूँ, आपको भी सुना रहा हूँ। कि एक किसी जगह एक बच्चा था, लड़का था कुछ 14-15 साल का। तो वो किसी के घर में घास काटता था। तो अब एक दिन उसने इस तरह किया कि वो घास काटते बाहर आया, और वहाँ पे एक पीसीओ था। याद रखेंगे पुराने ज़माने में पीसीओज होते थे, तो वहाँ पे आप पे करके तो फ़ोन करते होते थे। अब तो सारे मोबाइल फ़ोन है, पीसीओ तो अब दुनिया में ख़त्म हो गए। जो नई जनरेशन है शायद उसको अंदाज़ा ही ना हो कि पीसीओ भी होता था जहाँ पे खड़े होकर किसी को फ़ोन किया जाता था। तो ऑन पेमेंट आप फ़ोन कर लेते थे। अभी वैसे इंडिया के अंदर या छोटे इलाकों के अंदर पीसीओज होंगे कि जहाँ पे फ़ोन की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो लोग पे करते हैं, कॉल के पैसे देते हैं, और फिर वो आपको फ़ोन दे देते हैं और आप उसको फ़ोन घुमा के अपनी बात कर लेते हैं किसी के साथ। तो वो ग्रास बॉय जो था ना, घास काटने वाला बच्चा, घसियारा जिसको कहते हैं उर्दू के अंदर, तो वो पीसीओ पे गया और उससे उसने थोड़े से पैसे दे के पीसीओ वाले से फ़ोन लिया, और फ़ोन पे उसने फ़ोन किया किसी को और कहने लगा कि जनाब मैं आपके घर पे घास काटना चाहता हूँ, और मैं बहुत सस्ता आपको और बहुत अच्छी खिदमत दे सकता हूँ, तो अगर मुमकिन हो तो क्या आप मुझे जॉब दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ से उस बंदे ने कहा कि नहीं, हमारे पास घास काटने वाला पहले से लड़का है और वो ठीक है। तो इसने कहा कि मैं आपको उससे कम पैसों में आपको घास काट के दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं बेटा, उसके पैसे ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो हमें अफोर्ड कर रहे हैं हम उसको। तो इसने फिर कहा कि मैं उससे ज़्यादा टाइम आपको दे सकता हूँ, वो अगर 2-3 घंटे दे रहा होगा तो मैं आपको 4-5 घंटे दे दूँगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो इसने कहा सर मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बड़ा महज़ब हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ और मैं पार्ट टाइम ये काम करता हूँ, तो मैं उससे बेहतर आपको आपके साथ मेरी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, जो हमारे पास लड़का है मैं उससे मुतमईन हूँ, तो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये कन्विंस करता रहा उसको, 15 मिनट उसको कन्विंस करता रहा हर लिहाज से कि ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, मैं आपकी लाइटें ठीक कर दूंगा, मैं आपका बाथरूम भी साफ़ कर दूंगा, मैं आपका गेट भी साफ़ कर दिया करूंगा, और मैं इसके अलावा आपके जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनका भी ख्याल कर लूँगा, मैं आपके कुत्ते जो हैं उनको खुराक भी दे दूँगा वगैरह। तो इसने हर किस्म की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से एक ही जवाब होता था कि नहीं जी, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। तो बहरहाल फ़ोन बंद कर दिया इसने। फ़ोन जब बंद कर दिया तो वो जो पीसीओ वाला था वो सुन रहा था सब कुछ। तो उसने उससे कहा यार तूने कन्विंस बड़ा किया है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा काम बन नहीं सका, और दूसरी तरफ से तुम्हें घास नहीं डाला गया, तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा इस वक्त। उसने कहा नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ये तो मेरा ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन है, इट्स अ गुड डे फॉर मी, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात पे। तो उसने कहा कि यार तू खुश कैसे, अभी 15 मिनट तुमने लगा के कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे जॉब दे दें, लेकिन आपको जॉब नहीं दी गई और आप इस तरह बतीसी निकाल रहे हो, दांत निकाल रहे हो और खुश हो, और बगलें आप बगले बजा रहे हो, छलांगे लगा रहे हो, क्या फ़ायदा इसका। तो उसने कहा जनाब मसला ये है कि जिस घर पे मैंने फ़ोन किया है मैं उसी घर में काम करता हूँ, और मैं ही वो ग्रास बॉय हूँ जो उनके घर में परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने सिर्फ फीडबैक के लिए अपने मालिक को फ़ोन किया था, ये देखने के लिए कि कहीं मेरी सर्विसेज कमज़ोर तो नहीं है, क्या वो मेरी सर्विसेज से मुतमईन है या नहीं है। तो जब मैं उससे पूछता रहा, कन्विंस करता रहा और वो जवाब देता रहा, तो वो मेरी ही तारीफ़ कर रहा था कि नहीं, जो लड़का हमारे घर घास काटता है वो टाइम पे आता है, वो बस साफ़ सुथरा है, पैसे मुनासिब ले रहा है, और ये कुत्तों को फूड भी दे रहा है, और घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल भी रख रहा है, जाते हुए गेट भी साफ़ कर जाता है और बाथरूम भी साफ़ कर जाता है। ये उसका काम नहीं है। तो जो जो मैंने उसको ऑफ़र कर रहा था ये वो काम है जो ऑलरेडी मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। तो उस बंदे ने, जो मेरा मालिक है, जब उसने ये कहा कि नहीं, जो पुराना बंदा है मैं उससे मुतमईन हूँ, तो मेरे लिए तो गुड डे था। तो मैं सिर्फ फीडबैक के लिए फ़ोन कर रहा था, मैं जॉब तलाश नहीं कर रहा था। तो याद रखें कि ये जो एक टेक्निक है ये आपको सेल्स में बड़ी काम आते हैं। आप कुछ भी बेच रहे हैं, मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आप वॉशिंग मशीनें बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं वॉशिंग मशीन, तो आपने एक वॉशिंग मशीन बेची, तो 6 महीने बाद उस बंदे के घर फ़ोन करके
ये कहें कि जी हमारे पास एक नई वॉशिंग मशीन आई है और ये बड़ी अच्छी है और इसका ये फ़ायदा है, तो आप पुरानी वॉशिंग मशीन जो उसको निकाल के ये ऐड कर लें। अगर तो वो बंदा ये कहे कि नहीं जी, जो हमारे पास वॉशिंग मशीन है उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, हमें किसी किस्म की वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको मुतमईन हो जाना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। ये तो आपने उस आदमी को या अपने कस्टमर को विन कर लिया हुआ है, तो ये इससे फिर आपको एक एनर्जी मिलती है। तो फीडबैक जो होता है ना, ये लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फीडबैक हमेशा ग्रॉस बॉय की तरह करना चाहिए, ताकि पूछते रहा करें कि आपने अगर एसी बेचा है तो उससे पूछें कि एसी काम ठीक कर रहा है, टेलीविज़न बेचा है तो उससे पूछें कि टीवी ठीक काम कर रहा है, और अगर टीवी ठीक काम नहीं कर रहा तो उसके अंदर जो खराबी है उसको दूर करें, और अगर गाड़ी बेची है तो परफॉर्मेंस के बारे में दूसरे आदमी से पूछते रहें। तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि हम फीडबैक नहीं लेते। 5 स्टार होटल्स के अंदर होता है कि उन्होंने एक कार्ड रखा होता है, फीडबैक कार्ड, और उसके ऊपर जो है ना आप टिक करें, वो ऐसे लोग टिक कर जाते हैं। यकीन करें उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। फीडबैक यही होता है कि आप पर्सनली बंदे के साथ रब्ता करके पूछें। इसमें हकीम सईद साहब की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, वो बेस्ट है उसमें, कि जब वो किसी फंक्शन में जाते थे ना, फ़र्ज़ करें कि वो मेरे घर आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि एड्रेस क्या है, तो उसके बाद एड्रेस देख के फिर वो अपने पुराने पेशेंट्स निकालते थे अपने सिस्टम में से कि उसके करीब करीब कौन से पेशेंट्स हैं, और उसके बाद जब उन्होंने फ़र्ज़ कर लें मेरे पास 7 बजे आना है, तो वो 6:30 बजे इस गली में या इस लोकेलिटी में आ जाएँ, और उसके बाद वो अपने जो पुराने क्लाइंट्स या अपने पुराने मरीज़ हैं उन सब के घरों में जाएँ। तो अचानक किसी के घर में बेल हुई, बंदा बाहर निकला तो उसने देखा कि हकीम सही सामने खड़ा है, जो इतना बड़ा आदमी। तो वो बड़ा हैरान हुआ, अपनी आंखें मल मल के देखने लगा कि ये वाकई हकीम सईद हैं। तो हकीम सईद साहब कहते हैं कि हाँ जी, मैं हकीम सईद ही हूँ, आप फ़लाँ तारीख़ को हमारे क्लिनिक में आए थे और आपका फ़लाँ मसला था और हमने आपको दवाई दी थी, तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने आपसे सोचा कि आपसे मिल के आपसे पूछ लूँ कि आपको उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और जो परफॉर्मेंस थी हमारी वो बेहतर थी नहीं या नहीं बेहतर, और या अगर आप ये महसूस करते हैं कि उस दवाई में कुछ और चीज़ ऐड करनी चाहिए तो आप मुझे बताएं। और वो बंदा कहता था जी आप अंदर बैठे हो, कहता नहीं मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपके, इससे ज़्यादा नहीं। और वो जो फीडबैक होता था हकीम साहब का, यकीन करें कि मरीज़ उनके साथ जुड़ जाते थे। तो मैंने हार्डली कोई ऐसा डॉक्टर देखा है कि जिसने कभी अपने मरीज़ों से पूछा हो मुड़ के कि जनाब आप खैरियत से हैं, जो आप मैंने दवाई आपको दी थी उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मैं अक्सर डॉक्टरों से कहता हूँ कि आप एक बंदा रख लें और उस बंदे का काम ही ये हो कि वो जो आपके मरीज़ हैं उनको फ़ोन करता रहे, उनसे फीडबैक ले कि मसलन अगर उसे 4 दिन की दवाई दी गई है तो बंदा फ़ोन करके उनसे पूछें कि सर आप दवाई वक्त पे खा रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, आप हमारी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन। तो डॉक्टरों को मैं अक्सर मशवरा देता हूँ, आपके ये जो ग्रुप है उसके अंदर भी कुछ डॉक्टर्स हैं, तो मेरी डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि सर आप इस तरह फीडबैक ज़रूर लिया करें, एक बंदा रखें जिसका ये काम हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो एक मरीज़ है वो पूरा ख़ानदान बाद में आपका मरीज़ हो जाएगा, बल्कि मरीद हो जाएगा आपका, और फिर आपका बॉन्ड जो होगा ना लोगों के साथ मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एज ए नेशन फीडबैक में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम किसी से पूछते ही नहीं किसी से कि जनाब क्या है। यहाँ पे एक ना डोमिनो पिज़्ज़ा है जो अमेरिका के अंदर है, बड़ा ही मशहूर पिज़्ज़ा है। आपने अगर अमेरिका गए हो या यूरोप गए हो तो आपने डेफिनेटली ये देखा होगा। ये 1960 में बना था और ये बड़ा ही कामयाब था। एक वक्त था कि पूरा अमेरिका सिर्फ डोमिनो पिज़्ज़ा खाता था, यानी इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो भी डोमिनो पिज़्ज़ा जो था उसी को ऑर्डर करता था। $5 बिलियन का इनका टर्नओवर था और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। लेकिन 2009 में अचानक इसका डिप आया और डिप बड़ी खौफनाक आई इनकी, यानी कि इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स जो हैं इसके थे कि कंपनी ऑलमोस्ट क्रैश करने के बराबर पहुंच चुकी थी। यानी कि आप ये देखिएगा कि जितने उस वक्त यूट्यूबर होते थे ना, ये यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स से, उस वक्त ज़माने ब्लॉगर्स ज़्यादा होते थे जो लिख कर अपने कमेंट्स शेयर करते होते थे। उन सब का ये कहना था कि ऐसे लगता है जैसे हम कार्डबोर्ड खा रहे हैं, ऐसे जैसे गत्ते का बना हुआ पिज़्ज़ा है, ये कोई इंसान के खाने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके अंदर जो सॉसेस थी उसके बारे में लोगों को एतराज़ था, उसका जो क्रिस्प थे नीचे उसके ऊपर एतराज़ था, उसके अंदर जो चीज़ थी उसके ऊपर एतराज़ था, फिर जो उसके अंदर गोश्त इस्तेमाल किया जाता था उसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे लोग, फिर ये उसके अंदर जो केचप्स है उसके ऊपर एतराज़ किया जाता था। तो लोगों ने पूरे अमेरिका के अंदर डोमिनो पिज़्ज़ा की इतनी ज़्यादा नेगेटिव जो थे वो कंपेन हुई कि पिज़्ज़ा वाले जो है ना परेशान हो गए। उनका ख्याल था कि अब हमारी कंपनी क्रैश कर गई, और इन नेगेटिव कमेंट्स की वजह से उसके शेयर्स बड़े नीचे आ गए। आप ये समझें कि अगर वो 100+ शेयर था तो 6 रुपये पे आ गया। तो इतना ज़्यादा गैप आ गया और ये महसूस होता था कि ये कंपनी बंद हो जाएगी। अब जो कंपनी के मालिकान थे उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि चुप करके काम करते रहे, और अगर कुछ रेस्टोरेंट बंद भी हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है, बंद हो जाए।
और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंपेन करें, जो अमूमन सब लोग करते हैं कि एक बड़ी हैवी किस्म की कंपेन फेंक देते हैं मार्केट में, जिसमें टेलीविजन स्क्रीन्स के ज़रिए, मोबाइल स्क्रीन्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए बताया जाता है कि डोमिनो पिज़्ज़ा जो है ना दुनिया का बेस्ट पिज़्ज़ा है और इसके पास बड़े अवार्ड्स हैं और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसको खाने वाले लोग हैं और प्रेसिडेंट भी इसको खाते हैं वगैरह वगैरह। और उससे भी ज़ाहिर है कुछ लोग इस ऐसी सूरत से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोमिनो पिज़्ज़ा ने बिल्कुल इन तमाम जो कन्वेंशनल तरीके थे उनको इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बल्कि एक अजीब काम किया। उन्होंने ये काम किया कि इन्होंने पहला काम तो फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने सारे पिज़्ज़ा सेंटर अपने बंद कर दिए और जितने अपने एम्प्लॉइज़ थे उन सबको कहा कि आपको सैलरी मिलती रहेगी, घबराना नहीं, ये हम दोबारा खोलने लगे, कोई मसला है। फिर उन्होंने सारे शेफ्स इकट्ठे किए अपने, जितने भी पूरे अमेरिका के अंदर जितने भी शेफ्स थे, उन सब की एक ट्रेनिंग करवाई और ट्रेनिंग करवा के उन्हें कहा कि ये देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, यार कौन कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा गंदा है, और उन सब की फहरिस्त बनाएं, उन सब के जो नंबर्स हैं वो निकालें। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हर शेफ़ जो होगा इन लोगों के घर जाएगा। और जो इनका उस वक्त CEO था, उसने कहा कि मैं न्यूयॉर्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिक है वो एक ब्लॉगर था, मैं उसके पास जाऊँगा। तो वो सबसे पहले वो उसके पास चला गया, सबसे कहा कि सारे शेफ़ जाएँ और जाके उनसे पूछेंगे कि जनाब हम अपने पिज़्ज़े को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो आपका फीडबैक है वो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है और हम ये चाहते हैं कि हम इसका फ़ायदा उठाएं, तो आप मेहरबानी करके हमें गाइड करें कि पिज़्ज़ा किस टाइप का होना चाहिए। और उसके बाद जो जो वो चीज़ें लिखवाएं आपने जाके वैसा पिज़्ज़ा बनाना है। ये नहीं देखना कि वो गलत या स्टूपिड किस्म की बात कर रहा है, इससे तो पिज़्ज़ा बनता ही नहीं, या वो ये कह रहा है कि इसके अंदर सुरख मिर्च डाल दें या इसके अंदर काली मिर्च डाल दें या इसके अंदर नीली मिर्च डाल दें, वो छोड़ दें। जो जो वो कह रहा है आपने वैसा पिज़्ज़ा बनाना है और उसके बाद वो पिज़्ज़ा आपने उसके घर डिलीवर करना है और जब तक वो मुतमईन नहीं होता आपने पिज़्ज़ा बनाते रहना। वो ये कह के नहीं जी इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दें, आप दूध डाल दें, वे कहें जी नहीं इसके अंदर थोड़ा सा इसको क्रिस्पी कर दें। वो कहे जी नहीं इसके अंदर चीज़ बढ़ा दें। वो ये कहे कि इसके अंदर गोश्त का कंटेंट जो है वो बढ़ा दें। वो ये कहे कि इस कंटेंट को कम कर दें। यानी जब तक वो मुतमईन नहीं होता आपने उसे पिज़्ज़ा डिलीवर करते रहना और जिस दिन वो मुतमईन होगा फिर हम उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने क्या करना। और वो जो CEO था वो खुद न्यूयॉर्क का जो बड़ा ब्लॉगर था जिसने बहुत ज़्यादा कंपेन की थी, उसके घर चला गया, जाके उसे कहने लगा जी कि मैं आपके ख्यालात का एहतराम करता हूँ, आप मेरे कस्टमर हैं और हमें महसूस होता है कि हम आपके मेयार पर पूरे नहीं उतर सके, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया और दूसरा आपकी मर्ज़ी का पिज़्ज़ा बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप की मदद हासिल की जाए। तो उसने कहा भी मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं तो इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसने कहा सर हम आपको पे कर रहे हैं, आपने सिर्फ पिज़्ज़ा टेस्ट करना है और टेस्ट करके आपने सिर्फ ये बताना है कि क्वालिटी कब ठीक हुई इसकी। तो उनके साथ उसका एग्रीमेंट हो गया और ऑन पेमेंट जो है वो उस बंदे ने कहा ठीक है रोज़ पिज़्ज़ा मेरे लिए बनाया करो, मुझे भेजा करो, मैं आपको बताऊंगा। और वो CEO खुद पिज़्ज़ा लेके जाता था हर बार, ये कमाल देखें उस बंदे का। और उसके पास जाता था, फिर वो कहता था फजूल पिज़्ज़ा बनाया हो, आप वापस आ जाता था, फिर वो बताता था कि हाँ बताए। और सेम इसी तरह पूरे अमेरिका के अंदर जो इनके पूरे कुक्स थे, जो इनके जो शेफ्स थे, जो पिज़्ज़ा मेकर्स थे, उन सब ने ये किया और वो उस दिन तक लगे रहे जब तक जो उनका क्रिटिक था, जो उनका नकाद था, जिसने उन्हें कहा था कि आप फजूल पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो मुतमईन नहीं हो गया। जब उसने कहा कि ये एक्सीलेंट पिज़्ज़ा है तो उन्होंने कहा गुड। अब वो फ़र्ज़ कर लें कि 2-2,500 लोग थे, 2-2,500 ही लोग थे। 2-2,500 लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड उसकी मत मार के रख दी। तो जब तक वो लोग मुतमईन नहीं हुए उस वक्त तक डोमिनो पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट बंद रहे और जब वो सारे के सारे लोग मुतमईन हो गए तो उन्होंने इमीडिएटली सारे खोले और री लॉन्चिंग की उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट्स की और फिर ऐलान कर दिया कि ले जी अब आपके मयार के मुताबिक पिज़्ज़ा हमने बना लिया है, अब ये पिज़्ज़ा आ गया। तो आप ये सोच के ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो उसकी सेल्स थी पहले वो 4 गुना बढ़ गए। तो अब जो डोमिनो पिज़्ज़ा है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद है और उसकी रीज़न ये है कि 2009 में इस कंपनी ने थोड़ी सी एफर्ट करके फीडबैक लेके जो उनके नकाद थे उनको बुरा भला नहीं कहा, उनसे मदद ली, उनका फ़ायदा उठाया और उसके बाद ये पूरा ब्रांड बन गया दोबारा। और अगर ये ना करते तो ये आज डोमिनो पिज़्ज़ा का नाम दुनिया में किसी जगह होता ही नहीं, टोटल क्रैश कर जाता है। तो ये याद रखें कि जो लोग आपको बैड फीडबैक देते हैं वो आपके मौसन होते हैं, ये याद रखें। वो आपके मुखालिफ नहीं होते, वो आपके दोस्त होते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे आपसे मशवरा है
कि जो भी नेगेटिव कमेंट्स दे आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, उसको सीरियस लें। मैं ज़ाहिर प्रोग्राम करता हूँ, शो करता हूँ, तो मेरी जो टीम है जब वो नेगेटिव कमेंट्स देती है तो मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। तो ये कहते हैं ये आपने क्या खच मार दी इस प्रोग्राम के अंदर, तो आप यकीन करें कि मैं उससे ज़्यादा सीखता हूँ। और उसके बजाय वो कहते हैं वाह 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 जी, बल्ले बल्ले बल्ले, तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्ले बल्ले का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बल्ले बल्ले मुझे अपने नाज़रीन की तरफ से मिलनी चाहिए, टीम की तरफ से नहीं मिलनी चाहिए। तो टीम ने तो मुझे बताना है, समझाना है कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें, इसको इस तरह करें, इससे चीज़ें ठीक हो गई। तो मैं हमेशा उस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो आपने भी हमेशा जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको पॉजिटिव लेना है, फिर ही आप डोमिनो पिज़्ज़ा बन सके हैं। नहीं तो अगर आपने उन सब को इग्नोर कर दिया जो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर आप बहुत आगे नहीं निकल सकेंगे, याद रखिएगा। तो अगर कोई शख्स आपके मुंह पे ला के चीज़ें मार देता है तो बस आप समझें कि आपका काम हो गया, अब ये बंदा जाना नहीं चाहिए। उसको आप फौरी तौर पे उसे बिठाएं, बिठाने के बाद उसको चाय पिलाएं, कॉफ़ी पिलाएं, उसे कहें सर बताएं मैं आपको वैसी सर्विस दूंगा जैसी आपको चाहिए, और उस वक्त तक उसे सर्विस देते रहें कि जब तक वो आदमी मुतमईन नहीं हो जाता। मेरे एक दोस्त हैं, वो सेंट्री का उनका काम है, सैनिटरी वेयर्स का, तो उनकी बड़ी इज़्ज़त है पूरे शहर के अंदर। तो मैंने बड़े कम लोग देखे हैं कि जो चीज़ें बेचते भी हों और साथ उनकी इज़्ज़त भी हो। तो मैंने उससे पूछा कि इज़्ज़त कमाई कैसे? उसने कहा ये मैंने जो टफ़ क्लाइंट्स थे और जो कंजूस क्लाइंट्स थे उनसे कमाई। मैंने कहा कैसे? कहते जो कंजूस क्लाइंट्स आते होते थे उनको हमारे सेल्समैन नहीं डील करते थे, उनको डायरेक्ट मैं डील करता था। और मैं उनके साथ इतना अच्छा होता था कि वो पूरी ज़िंदगी मेरी इज़्ज़त करते थे। और फिर इसके साथ-साथ उनके जो टफ़ क्लाइंट्स होते थे ना, मैं उनको हैंडल करता था, मैं खुद हैंडल करता था। मैं अपनी टीम को कहता था कि आप इसको छोड़ दें, ये इसे मेरे पास भेज दें। तो बंदे लोग मुझे गालियाँ देते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन मैं मुस्कुराता रहता था, मैं उनको बिठाता था। मैं उनकी चीज़ें खुद उठा के अपने कंधों पे लेके आता था। कहते कमोड्स मैं देता, कमोड्स ठीक-ठाक भारी होता है, वो तो 2 मज़दूर लगते हैं। लेकिन उस बंदे का कमोड्स जो था मैं खुद उठा के उसकी गाड़ी में रखता था, और मैं मालिक था उसका दुकान का, अपने शोरूम का। तो कहते उससे मेरी बड़ी इज़्ज़त बनी। और ये याद रखें, उन्होंने कहा कि ये याद रखें कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी बहुत कम लोग इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव आदमी आपकी इज़्ज़त कर रहा होता है लोग ये कहते हैं कि वो बंदा वाकई ठीक है, जिसकी ये लोग इज़्ज़त कर रहे हैं, जिसकी इज़्ज़त ये बंदा कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे शैतान से आप अपनी तारीफ़ करवा लें। या एक सोकन होती है, पंजाबी का एक मुहावरा है कि हुस्न वो होता है जिसकी तारीफ़ सोतन भी करने पर मजबूर हो जाए। आपने जो नेगेटिव कमेंट्स देने वाले लोग हैं उनको ब्लेसिंग समझना है, उनको अपना दुश्मन नहीं समझना। यहाँ पे एक शट अप कॉल्स फॉर बिल गेट्स है, ये एक बड़ी रवायत है, अजीब बात आपको मैं बताऊँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स की कंपनी है, तो उसका एक कॉल सेंटर भी है, और ये कॉल सेंटर शुरू से चला आ रहा है। तो जो शख्स भी बदतमीज़ी करता था उस कॉल सेंटर पे फ़ोन करके, और बिल गेट्स ने ये कहा हुआ था कि आपने उसकी कॉल मुझे थ्रू कर देना। तो बिल गेट्स किसी भी जगह पे होता था दुनिया में, तो उसके जो लोग थे कॉल सेंटर के, वो हमेशा जब देखो बंदा बदतमीज़ी कर रहा होता था तो कहता रुकिए मैं आपको बिल गेट्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसकी कॉल बिल गेट को भिजवा देता, और बिल गेट फिर उसके साथ मुखातिब होता। तो आप देखें दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, और 14 साल वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहा है, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग होते थे हमेशा उसकी कॉल बिल गेट्स खुद सुनता था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उसको पता था कि ये जो बंदा नेगेटिव कॉल कर रहा है मुझे इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसने वो चीज़ देख ली है जो दूसरे लोग इग्नोर कर रहे हैं या दूसरे लोगों को नज़र नहीं आई। तो मैंने अगर अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है तो मैंने इसकी कॉल को सीरियस लेना है। तो बिल गेट्स का अपना ये कहना है कि मैंने जो विंडोज़ के जितने लेटेस्ट वर्जन्स दिए हैं, मैंने उन नेगेटिव लोगों की गुफ्तगू सुन के या जो नेगेटिव फीडबैक था उसको सुन के मैंने इम्प्रूव किया, और अगर वो लोग ना होते तो मैं कभी इम्प्रूव ना कर पाता चीज़ों को। तो ये याद रखें कि जो शटअप कॉल्स होती हैं ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं, इनको आप नेगेटिव ना लें, इनको आप पॉजिटिव लें, क्योंकि यही फीडबैक जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकता है। और आखिरी चीज़ है आफ्टर सेल सर्विस। याद रखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज में सारे महकमे, सारी चीज़ें, सारी प्रोडक्ट मार खा जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिनका ये ब्रांड है, यहाँ कपड़ों का ब्रांड है। मैंने उससे 2 चीज़ें बताई। मैंने उन्हें बताया कि एक तो आपका कॉलर बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, दूसरा आपका जो ऊपर वाला बटन है वो जल्दी उतर जाता है। तो वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे किसी ने बताया नहीं कभी। मैंने कहा ज़ाहिर है किसी ने इग्नोर कर दिया ना। जो आदमी चुप करके शर्ट आपकी ख़राब होती है फेंक देता है, उसके बाद दोबारा आपके पास आता ही नहीं, तो इसका आपको नुकसान होता है।
तो उसने कहा फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा जी अब आइंदा आप इस तरह करें कि जो भी शख्स शर्ट्स लेके जा रहा हो आप उसका नंबर लिखें और उसे बताएं कि हमारी ये जो शर्ट है इसका ऊपर से बटन बाजूकात ख़राब हो जाता है, ये हमें कंप्लेन आती है, और अगर आपका ये इशू हो तो आपने शर्ट यहाँ पे ले आनी है, हम आपका बटन दोबारा लगा के देंगे, और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो आपने हमें बताना है, हमारा बंदा आपके घर से शर्ट ले लेगा। कहने लगा इसमें तो बड़ा पैसा ज़ाया होगा। मैंने कहा करके तो देखो, 10-15% ही लोग होते हैं। और जब उसने किया तो वो हैरान ही रह गया, कहने लगा यार जिस बंदे से मैंने रब्ता किया वो पक्का पक्का हमारा क्लाइंट बना उसके बाद। ये आफ्टर सेल सर्विस। इसी तरह एक शूज़ कंपनी है पाकिस्तान के अंदर ना, एक दुकान है शूज़ की, उन लोगों ने बड़ा कमाल किया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो उन्होंने ये किया कि जब कोई आदमी आता है ना वहाँ पे, तो वो कहता है सर आप नए शूज़ सेलेक्ट करें और इतनी देर में जो आपने शूज़ पहना हुआ है हम इसको पॉलिश करवा देते हैं, हमारे पास पॉलिश वाले लोग हैं। उन्होंने 2 पॉलिश वाले लोग रखे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त। तो जो पुराने शूज़ उनके होते हैं ना, जो उनके अपने नहीं, जो उनकी कंपनी के नहीं होते, तो उस दौरान वो बंदा जो है ना वो नंगे पाँव फिर रहा है वहाँ पे, शूज़ चेक कर रहा है, और इस दौरान वो दूसरे जो है ना उसके रगड़ के उस शूज़ को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पप्पू कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ये होता है कि एक बंदा तो नंगे पाँव है, ज़ाहिर है जब तक शूज़ पॉलिश नहीं होगा तो उतनी देर तो वो दुकान के अंदर रहेगा। तो एक तो दुकान के अंदर रश रहता है, ज़ाहिर है कोई नंगे पाँव 15-20 लोग फिर रहे हैं उस वक्त, और जा उस वक्त नहीं सकते जब तक वो शूज़ पॉलिश नहीं हो जाता। दूसरा ये है कि वो नंगे पाँव फिरते फिरते शूज़ ट्राई करते रहते हैं और कोई ना कोई शूज़ उनको पसंद आ जाता है जो वो पहन लेते हैं। और तीसरा ये है कि जब उन्हें पॉलिश शुदा नया शूज़ मिलता है, पुराना शूज़ मिलता है, तो वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यार ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं कि इन्होंने कितनी टेक केयर की उस शूज़ के बारे में। इसी तरह जो शूज़ रिपेयरिंग है, मैं शूज़ लेता है दुकान पे, तो एक बार उसका एक बकल टूटा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा यार ये बकल टूट गया, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि जब भी आपका कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे पास लेके आया करें, हमारा बाकायदा एक रिपेयरिंग यूनिट है, हम शूज़ रिपेयर करके देते हैं। तो मैंने कहा यार ये बताया नहीं आपने था। फिर मैंने उसके मालिक को उसका नंबर लेकर उसको फ़ोन किया और उसे कहा कि आप एक छोटा सा कार्ड छुपवाएं और अपने सेल्समैन को भी बताएं कि जब भी कोई बंदा शूज़ ख़रीद के जा रहा हो तो उसे ये बताएं कि सर इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट हो जाए तो ये हमारा नंबर है टोल फ्री, आपने इस नंबर पर रब्ता करना है, हम आपको रिपेयर करके दें, और आप किसी भी करीब के सेंटर में इसको ड्रॉप कर जाएं, वहाँ पे रिपेयर होने के बाद ये आपको शूज़ वापस मिल जाएगा। तो उससे आपको, और उसने इमीडिएटली यही किया। अब उसके हर सेल्समैन जब भी कस्टमर को आता है तो उसको ये बताते हैं कि सर इसकी आफ्टर सेल्स गारंटी है, तो आप इसको कर सकते हैं। इससे सेम जो ये खिड़कियाँ लगाने वाले होते हैं ना लोग अमूमन मैंने देखा है दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियाँ लगाते हैं, कोई बंदा मुड़ के नहीं देखता। एयर कंडीशन लगाने वाले कभी मुड़ के नहीं देखते, जो बिजली आपकी वायरिंग करने वाले लोग कभी मुड़ के नहीं देखे, कमोड्स लगाने वाले या जो सैनिटरी वेयर्स इस्तेमाल लगाने वाले लोग होते हैं जिनको प्लम्बर्स कहते हैं, कभी मुड़ के नहीं देखते। मैं अब तक बहुत सारे प्लम्बर्स को बता चुका हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस को बता चुका हूँ, बहुत सारे एसी लगाने वाले, टेलीविज़न लगाने वालों को बता चुका हूँ कि भाई महीने में एक बार अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर के पास जाया करो, अपने बंदे उनके पास भेजा करो, और कुछ नहीं करना, 10-15-20 मिनट उसने सारे वाशरूम चेक करने हैं, कोई उसने एसी चेक करने हैं, लेकिन ये चेक करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि ता क़यामत जब तक वो बंदा ये काम करवाएगा हमेशा वो आपको याद रखेगा, और आप इसे, आपका वो कस्टमर, आपका क्लाइंट पक्का क्लाइंट होगा, पक्का कस्टमर होगा आपका। तो ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना सर, इसमें हम बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। तो मैं ही कहता हूँ अक्सर लोगों को कि जितना टाइम आप बेचने पे लगाते हैं उतना टाइम आप, उससे बल्कि कम टाइम जो है आप आफ्टर सेल सर्विसेज पे लगा दें, आप हैरान ही रह जाएंगे उसके रिजल्ट देख के। मैंने आपको पहले भी बताया था और शायद पिछले ग्रुप में बताया था आपको कि मेरा एक दोस्त है, मैंने जब घर बना रहा था ना पिछले दिनों जी, मैं नया घर पर, मुझे घर बनाने का बड़ा शौक है, तो मैंने अपने एक दोस्त के पास गया, और वो दोस्त जो है ना वो बहुत बड़ा बिल्डर है, बड़ा। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो खिड़कियाँ हैं जो लगवानी है यूपीवीसी की, तो किससे लगवानी चाहिए? तो उसने एक बंदे का कहा कि उसे कहने लगे आप उसके पास चले जाएं, उससे लगवा लें। मैंने कहा खूबी क्या है उसकी? कहने लगा यार जितने अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ पिछले 32 साल में, ये पहला आदमी था कि जिसने खिड़की लगाए, और खिड़की लगाने के बाद जब हम लोग शिफ्ट होने लगे या हमारा क्लाइंट शिफ्ट होने लगा था, तो इससे हमें कहा कि जनाब मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी खिड़कियाँ सारी जाके साफ़ करके आता हूँ, क्योंकि वैसे वो लोग उसमें घर में आबाद नहीं हो सकेंगे और खिड़कियों में प्रॉब्लम आएगा। तो कहने लगा इसने बंदे भेजे, उन बंदों ने 2 दिन लगा के सारी खिड़कियाँ साफ़ की, शीशे साफ़ किए, उनकी जो रेलिंग्स थी उनको साफ़ किया, उनके अंदर जो डस्ट थी वो सारी साफ़ की, और सारी खिड़कियाँ रवां करके उसके बाद देखे गया। तो कहने लगा ये जो काम है, ये जो जेस्चर है, ये मुझे 32 साल में आज तक किसी कंपनी ने दिया।
तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदा जो इतना बड़ा बिल्डर है वो उसका फ़ैन भी हो गया और उसने बाकायदा कस्टमर्स को रेफ़र भी करना शुरू कर दिया। तो ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ये आपको हमेशा नए क्लाइंट्स भी देती है और आपके पुराने क्लाइंट्स को आपके साथ पक्का भी कर देती है। तो आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उसको इसके अंदर शामिल कर लें। आप यकीन करें कि आपके कस्टमर पक्के भी हो जाएंगे और आपके बिज़नेस को कभी नुकसान नहीं होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।